Hello students, once again welcome to the class. I am Purnima, PGT Computer Science in Kendriya Vidyalaya Sangathan, your teacher, and today we will be discussing the next control statement, that is iteration statements. जैसा कि कल भी हमने जाना था, आइट्रेशन स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो तब हम लिखते हैं जब मेरे को किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है. तो एक बार समझ लेते हैं इस चीज़ को. ठीक है. सपोज आई एम गिविंग यू अ टास्क कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर. ओके, तो अब मैं क्या प्रोग्राम लिखूंगी? अगर मेरे को लूप्स नहीं आते हैं, लूप्स यूज़ नहीं करने मुझे, तो मैं क्या प्रोग्राम लिखूंगी कि मैंने नंबर को इनपुट करवाया, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, प्रिंट किया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रिंट किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, प्रिंट किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, प्रिंट किया, एंड सो ऑन. लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई किया और प्रिंट किया. अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखी हैं, ये बेसिकली क्या है, 2 ही इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. सो दिस इज़ योर रिपीटेड टास्क. ये मल्टीप्लाई करना और उसको प्रिंट करना, मल्टीप्लाई करना, प्रिंट करना, ये 2 इंस्ट्रक्शंस मेरी ये रिपीटेड टास्क में आ जाती हैं. तो इस चीज़ को अब इस इतनी से काम को मेरे को इतनी लंबी कोडिंग लिखनी पड़ी. ये छोटे मतलब इस कोडिंग को अगर मैं शॉर्ट करना चाहूँ, सिंप्लीफाई करना चाहूँ कि मेरे को इतना लेंथी कोड ना लिखना पड़े, इतना कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े मेरे प्रोग्राम की, तो उस टाइम पे मैं लूप्स यूज़ करती हूँ. और लूप्स मेरे पाइथन में 2 लूप स्टेटमेंट्स गिवन है मेरे को, फॉर लूप और वाइल लूप. अब क्वेश्चन ये आता है कि 2 लूप स्टेटमेंट्स की ज़रूरत क्या पड़ी? करना तो मुझे सिर्फ इतना है ना कि जो रिपीटेड टास्क है उसको शॉर्ट करना है, उसको मेरे को एक लूप स्टेटमेंट में डाल देना है ताकि वो अपने आप रिपीट होती रहे. तो फिर मेरे को 2 लूप स्टेटमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, फॉर लूप एंड वाइल लूप? तो मोटे तौर पे समझ लीजिए, अभी बाकी जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फॉर लूप को मैं वहाँ पर यूज़ करती हूँ जहाँ पर मेरे को एग्जैक्टली मालूम होता है कि मेरे को जो टास्क रिपीट करनी है वो कितनी बार रिपीट करनी है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अब जो हमने ये मल्टीप्लिकेशन टेबल ही प्रिंट करी थी, इसमें मुझे मालूम था कि एग्जैक्टली मेरे को 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है और प्रिंट करना है, और कहाँ तक करना है, जब तक कि मैं 10 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करके प्रिंट नहीं कर दूँ तब तक मेरे को उस टास्क को रिपीट करना है. तो मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि मुझे 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है. जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो मैं फॉर लूप यूज़ करती हूँ. वाइल लूप का यूज़ कहाँ करती हूँ? जहाँ मेरे को ये एग्जैक्टली नहीं मालूम होता कि मेरे को मतलब कितनी बार मेरी लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि एक नंबर को आप 2 से डिवाइड करते जाओ और जब तक डिवाइड करते जाओ जब तक वो नंबर 0 नहीं हो जाता. ठीक है. तो अब इस केस में आपको क्या मालूम कि कितनी टाइम्स में वो नंबर 0 हो जाएगा. अगर मैं उसको लेती हूँ, अगर मैं जो नंबर मैंने इनपुट किया वो 2 ही एंटर किया तो वो तो एक ही बार में 0 हो गया. और अगर मैंने 0 ही एंटर किया है तो फिर तो वो ऑलरेडी 0 है, मेरे को वो लूप को एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करना. या अगर मैंने 200 एंटर कर दिया तो फिर मतलब इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन माय इनपुट वैल्यू कि मेरा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा. तो जब इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं तो वहाँ पे मैं जनरली वाइल लूप का यूज़ करती हूँ. अब इन दोनों लूप्स को हम एक एक करके देख लेते हैं ज़रा. तो पहले देखते हैं वाइल लूप को. अब हम वापस से उसी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं कि मेरे को एक नंबर इनपुट करवाना है और उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवानी है. यहाँ पे मैंने कोडिंग क्या लिखी, नंबर इनपुट किया ऑब्वियसली, फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया i और उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से. ठीक है. अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ कि जब तक i की वैल्यू 10 या उसके 10 से कम या 10 है तब तक क्या करो, m एक वेरिएबल लो, उसमें a इंटू आई करो, प्रिंट करो a इंटू आई इज इक्वल टू m, और फिर i को 1 से इंक्रीज कर दो. यहाँ पे आप ये देखो कि a को मैंने डबल कोट्स में नहीं डाला तो वो वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा. फिर ये x ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो जाता है, i मेरी फिर वो i की वैल्यू उठा लेगा जो भी करंट वैल्यू रहेगी, और m में वो ये जो मेरा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट रहेगा उसकी वैल्यू उठा लेगा, वो प्रिंट कर देगा. फिर अब जब जैसे एक बार i की वैल्यू इनिशियली 1 थी, 1 के लिए इसने इन दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, फिर i की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, 2 हो गई i की वैल्यू. अब ये कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, येस ट्रू. तो अब वो m को कैलकुलेट करेगा फॉर i इज इक्वल टू 2 और फिर प्रिंट करेगा 2 के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को, फिर 3 कर देगा एंड सो ऑन. कब तक चलता रहेगा? अब जैसे ही i की वैल्यू 10 हुई,
10 लेस देन इक्वल टू 10, येस, अब भी कंडीशन ट्रू है। m को फिर किया उसने a इंटू 10, प्रिंट किया वैल्यू को, और अब i को कर दिया i प्लस इक्वल टू 1, मतलब 10 प्लस इक्वल टू 1 क्या हो गया 11। अब कंडीशन चेक की, 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई और हम लूप से बाहर आके हमने प्रिंट कर दिया प्रोग्राम एंड। सो ये आपका एक वाइल लूप हुआ। अब इसके अगर मैं अलग अलग ब्लॉक्स को देखूं कि वाइल लूप कंसिस्ट ऑफ, तो सबसे पहले तो हमारा ऑब्वियसली क्या हो जाए, अब ये जो मैंने वेरिएबल लिया है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल क्यों बोला, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है कि मेरा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा ऑब्वियसली आ जाता है कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, कि मेरे को लूप स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, फिर कंट्रोल वेरिएबल की कंडीशन चेक करना कि मुझे लूप खत्म किधर करना है, कहाँ पे खत्म करना है। जब ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी तब मेरे को ये लूप टर्मिनेट कर देना है। ये मेरी लूप बॉडी हो जाएगी। जो स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट हो रही है उनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं लूप बॉडी। और लूप बॉडी के अंदर ही ये जो कंट्रोल वेरिएबल मैंने लिया था उसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपडेट नहीं किया तो ये कंडीशन तो मेरी कंटिन्यूसली ट्रू ही रहती रहेगी ना, और फिर तो मेरा लूप एग्जीक्यूट होता ही रहेगा कंटिन्यूसली, खत्म ही नहीं होगा। तो वो एक एरर सिचुएशन हो जाती है, इनफाइनाइट लूप उसको हम बोलते हैं, वो नहीं करना है। एक बार फिर से देख लो, कंट्रोल वेरिएबल, उसका इनिशियलाइजेशन, उसकी कंडीशन, लूप बॉडी कि मेरे को काम क्या करना है, और उस लूप बॉडी के अंदर ही जनरली एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी हम कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करते हैं। दिस इज योर वाइल लूप स्ट्रक्चर। इसी को अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो आई विल गेट द सेम आउटपुट जो कि मैंने इतनी लंबी कोडिंग करके पाया था, कि एंटर ए नंबर, मैंने 5 एंटर किया, फिर उसने 5 की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कर दी। ठीक है, सो दिस इज योर वाइल लूप। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जो मैंने आपको बात बोली थी कि जब मेरे को एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि मेरे जो आइटरेटिव स्टेटमेंट है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होनी चाहिए टू अकम्प्लिश माय टास्क, तो वहाँ पर जनरली मैं वाइल लूप यूज़ करती हूँ। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ जिसमें मैं किसी नंबर को मैंने इनपुट करवाया और उस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर प्रिंट करवा रही हूँ, और नंबर को फिर रिपीटेडली 2 से इंटीजर डिवाइड भी करती जा रही हूँ, रिड्यूस करती जा रही हूँ नंबर को। ठीक है, तो अब ये नम की वैल्यू जो मैं इनपुट करूँगी उस पर डिपेंड करता है कि मेरा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसी कंडीशन जब होती है मेरा वाइल लूप ज़्यादा सूटेबल रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ माय फॉर लूप। वो फॉर लूप का सिंटेक्स जब हम देखेंगे तो आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो लेट्स से मैंने एंटर किया 43 एंटर किया, तो ये लूप मेरा इतनी बार एग्जीक्यूट हुआ। 43 को मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, आई विल गेट द रिमाइंडर 1 बिकॉज ये ऑड नंबर है। फिर मेरा जो जब मैंने इसको डबल डिवाइड किया 2 से, रिड्यूस किया जब इसको, तो आई विल गेट 43 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी आई विल गेट द क्वेश्चन आई थिंक 21। ठीक है, तो 21 को फिर से अब 21 अगेन मेरा 0 से तो बड़ा है और ये एक मेरा ऑड नंबर है, तो आई विल गेट द रिमाइंडर 1 प्रिंट कर दिया। फिर मैंने उसको फिर से रिड्यूस किया 21 को, तो आई विल गेट द वैल्यू 10, राइट। इंटीजर डिवीजन जब मैंने किया तो 2 10 से 20 होता है, और 10 अब नम में मेरा जाके स्टोर हो जाएगा 10 को जब मैंने यहाँ पे चेक किया, येस द कंडीशन इज अगेन ट्रू, 10 इज ग्रेटर देन 0। अब 10 को फिर से मैंने mod 2 किया तो आई विल गेट द रिमाइंडर 0, और जब मैंने उसको रिड्यूस किया तो आई विल गेट 5। अब 5 के टाइम पे फिर ये 1 प्रिंट हो गया, फिर उसको 5 को रिड्यूस किया तो मुझे मिला 2 के टाइम पे फिर मेरा 0 प्रिंट हो गया, 2 को रिड्यूस किया तो मुझे मिला 1, और 1 को जब मैं 2 से इंटीजर रिमाइंडर के लिए डिवाइड करूँगी तो आई विल गेट द रिमाइंडर 1, और जब उसको डबल डिवाइड करूँगी मतलब इंटीजर डिवीजन करूँगी 1 का 2 से, तो आई विल गेट द क्वेश्चंट वैल्यू 0। तो जब 0 हुई मेरी नम की वैल्यू तब मेरी ये कंडीशन फॉल्स हुई और मैं प्रोग्राम से बाहर आ गई, प्रोग्राम एंडेड। तो आई होप आपको वाइल लूप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लूप की तरफ, फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स और उसकी वर्किंग समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा रेंज फंक्शन को। ये रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन इज अ फंक्शन जो मेरे को एक इंटीजर्स की सीक्वेंस बेसिकली रिटर्न कर देता है। और वो सीक्वेंस कैसे रिटर्न करेगा? रेंज फंक्शन हैज़ 3 आर्ग्यूमेंट्स, स्टार्ट, एंड एंड स्टॉप। और स्टार्ट और स्टेप जो मेरी वैल्यूज़ हैं ये डिफ़ॉल्ट
मतलब ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं और इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 एंड 1 है रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर स्टार्ट की वैल्यू मैं नहीं देती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू 0 कंसिडर कर लेगा, स्टेप की वैल्यू नहीं देती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू 1 कंसिडर कर लेगा। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जैसे अगर मैं लिखती हूँ रेंज 110, राइट, तो 1 से स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ तक जाएंगे, 10 - 1 तक। मतलब जब मैं रेंज फंक्शन को एग्जीक्यूट करती हूँ तो जहाँ तक मेरे को सीक्वेंस रिटर्न होती है, जो लास्ट वैल्यू होती है वो end -1 होती है। ठीक है, end -1 तक मतलब मेरा वो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो 1 से लेके 9 तक जाऊंगी मैं और +1 करती जाऊंगी, तो आई विल गेट द वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। एक और वेरिएशन इसका हमने देख लिया। अब यहाँ पे मैंने दिया है रेंज 10, मतलब मैंने यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू भी नहीं दी, स्टेप की वैल्यू भी नहीं दी, खाली एंड की वैल्यू दी है। तो स्टार्ट की वैल्यू मेरी बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगी, 0, और स्टेप की वैल्यू ऑब्वियसली 1, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड -1 तक, 9 तक चले, ये मेरे को सीक्वेंस एक मिल गई। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल को देख लीजिए। यहाँ पर मैंने स्टेप की वैल्यू 2 कर दी है, तो अब मेरे को 1 से लेके 9 तक वैल्यूज़ मिलेंगी जिसमें एक एक वैल्यू का गैप रहेगा। मतलब 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7 एंड 7 + 2 = 9, खत्म। इसी को मैं डाउनवर्ड वे में भी यूज़ कर सकती हूँ, जहाँ पे मैंने जो स्टार्ट की वैल्यू है वो अपर वैल्यू ली है और जो एंड की वैल्यू है वो लोअर वैल्यू ली है, और स्टेप वैल्यू मैंने यहाँ पे अब -1 कर दी। तो मतलब मैं 10 से शुरू करूँगी और कहाँ तक जाऊँगी, 1 से एक पहले तक, मतलब 2 तक। तो 10 से रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करो और 2 तक जाओ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, उसी में अगर मैं स्टेप वैल्यू जो है मैं -1 की जगह -2 डाल देती हूँ तो मेरे को वही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एक एक वैल्यू स्किप हो गई, मतलब 10 8 6 4 2। सो आई होप रेंज फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली भी करके। ठीक है, जैसे सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पे फॉर I in रेंज, लेट्स से मैंने दिया 5। ठीक है, अब मेरी स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, 0 है ना, और एंड की वैल्यू क्या रहेगी, 5 - 1 यानी कि 4। और फिर मैं प्रिंट कर रही हूँ आई को, ये देखो 0 1 2 3 4 ये प्रिंट हो गया। अगर यही मैं करती हूँ फॉर I in रेंज 1 से लेके 5 तक, ठीक है, एंड को मैंने ब्लैंक स्पेस ले लिया है। अब देखो 1 2 3 4 मेरा प्रिंट हो गया है ना। इसी में चलो थोड़ा और वेरिएशन कर लेते हैं। चलो मैं 5 से स्टार्ट करती हूँ, 15 तक जाती हूँ, ठीक है, और स्टेप वैल्यू मैं ले लेती हूँ 3। अब देखो क्या प्रिंट होता है, फाइव 8 11 14। ठीक है, इसको अब थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में ले लें। अगर फॉर I in रेंज स्टार्ट करते हैं, चलिए 20 से, ठीक है, और चलते हैं 1 तक, और स्टेप वैल्यू ले लेते हैं -2 ही ले लेते हैं। देखो 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2। सो आई होप ये रेंज फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। अब चलो फॉर लूप पे आ जाते हैं वापस। अब जो हमने मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम किया था उसी को अगर मैं फॉर लूप से करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, वैल्यू इनपुट करवाई, फिर आई को मैंने मतलब फॉर आई इन रेंज 1 से लेके कहाँ तक, 11 तक, क्योंकि ये -1 तक जाएगा
तो मुझे 10 तक लूप चलाना है, तो 1 to 11 और स्टेप वैल्यू मेरी 1 ही रहनी है, तो मैंने यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं दी है। और वही दो स्टेटमेंट्स हैं मेरी जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होनी थी, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करवाया और फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। यही बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, वाइल लूप से इसमें डिफरेंस क्या है कि वाइल लूप में मैं मैनुअल कोडिंग के थ्रू कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रही थी, फिर कंडीशन चेक कर रही थी और फिर उसको अपडेट कर रही थी इनसाइड द लूप बॉडी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा कंट्रोल वेरिएबल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज भी हो जा रहा है, उसकी कंडीशन भी चेक हो जा रही है और उसके वैल्यू अपडेट भी हो जा रही है अपने आप इन द फॉर स्टेटमेंट इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर फॉर लूप। एक और चीज़ हम इसमें देखेंगे कि फॉर लूप का एक तो मैंने चलो रेंज फंक्शन के साथ यूज़ किया, एक मैं मेंबरशिप ऑपरेटर लगा के भी फॉर फंक्शन का यूज़ किया। जैसे मैंने लिखा फॉर ए इन 1479। अब ये मेरी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब 1 से 4 जब मैं गई तो मेरी वैल्यूज़ +3 हुई, 4 से जब मैं 7 गई तो +3 हुई, 7 से जब मैं 9 पे गई हूँ तो +2 हुई हैं। तो कोई ऐसा सेट सीक्वेंस नहीं है। तो उस केस में मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि मैंने सीक्वेंस अपनी तरफ से लिख दी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल था ये मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ किया इसमें इन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक स्ट्रिंग को ले रही हूँ कि फॉर CH इन, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई विद्यालय, प्रिंट CH हैश और एंड को स्पेस से मैंने चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये कि विद्यालय की पूरी स्पेलिंग जो है वो स्पेस और हैश से सेपरेट होके मेरी प्रिंट हो गई है। सो दीज आर लिटिल वेरिएशंस ऑफ फॉर लूप। आई होप लूप्स क्लियर हो गए होंगे आपको। एक दो एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं, चलिए उसी को हम फॉर लूप से भी एग्जीक्यूट करेंगे और वाइल लूप से भी एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, सॉरी प्रोग्राम टू calculate sum of even numbers between two given values, right। अब इसको अगर मैं चलो पहले तो नंबर इनपुट करवा ले। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ इनपुट करवा ली। अब अगर मैं इसको करूँगी, एक सम की वैल्यू भी ले लेते हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको वाइल लूप से करती हूँ तो वाइल कंट्रोल वेरिएबल लेना पड़ेगा, यस। अब यहाँ पे ये डिफरेंस है कि कंट्रोल वेरिएबल लिया मैंने, लेट्स से आई ही ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू ए। और साथ के साथ मैं ये भी चेक कर लूँ, लूप के अंदर ही चेक कर लेंगे, फॉर आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है मुझे, बी तक। ठीक है, और मुझे करना क्या है, अब देखो कोई भी टास्क करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जैसे मैं ये चेक कर सकती हूँ कि ए की जो वैल्यू है मेरी वो इवन वैल्यू है या ऑड वैल्यू है। तो फिर मैं यहाँ पर ही लूप से पहले ही चेक कर लूँगी कि इफ़ ए इज़ ए मॉड 2 इक्वल टू 0, तो फिर ठीक है ए से स्टार्ट करो, नहीं तो करके ही देख लेते हैं। ठीक है, इफ़ ए मॉड 2 इक्वल टू 0, तो क्या करो, सॉरी, तो मैं क्या कर रही हूँ, आई को इनिशियलाइज करूँगी फिर मैं ए से, नहीं तो आई को इनिशियलाइज करूँगी a+1 से, क्योंकि इवन नंबर तो फिर मेरा वहाँ पे स्टार्ट होगा ना +1 पे। जैसे मान लो अगर मैंने 3 एंटर किया
तो फिर इवन नंबर्स का सम करना है तो मैं 4 से प्लस करना शुरू करूँगी ना। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैंने जो आई को इनिशियलाइज किया वो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही चेक कर लिया कि मेरी ए की वैल्यू इवन है या ऑड है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं लूप के अंदर चेक करती जाऊँ कि जो वैल्यू आ रही है वो इवन है या ऑड है, और मैं उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड करवाती जाऊँ सम के अंदर। किसी भी टास्क को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। You can choose, it depends upon your IQ actually. Programming is very much similar to playing chess. जैसे चेस में कोई आपको ये बता सकता है कि घोड़ा कितना चलेगा, हाथी कितना चलेगा, सिपाही कितना चलेगा, लेकिन कब किसको चलाना है ये तो आपकी सूझबूझ पे डिपेंड करता है। सेम वे प्रोग्रामिंग में टीचर आपको ये सिखा सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है, उसको कब यूज़ करना है, वो आपकी सूझबूझ पे डिपेंड करता है। कैसे यूज़ करना है, आपका लॉजिक मेरे से डिफरेंट हो सकता है, और हो सकता है कि सेम आउटपुट मिले। उसी स्टेटमेंट उसी प्रोग्राम में मैं वाइल स्टेटमेंट यूज़ कर सकती हूँ, और हो सकता है आप उसी प्रोग्राम में फॉर स्टेटमेंट यूज़ करें, आउटपुट आना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग इज़ बेसिकली गिविंग योर IQ टू द कंप्यूटर। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर IQ कि आप कौन सी स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। इफ़ आई मॉड 2 इक्वल टू 0 तो क्या करो, सम प्लस इक्वल टू आई, राइट। ये देखो यहाँ पे आई तो इनिशियलाइज करवाया ही नहीं हमने। नहीं तो कुछ नहीं करना है ना, और i प्लस इक्वल टू 1 ये तो करना ही है। और फिर प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन a and b is सम। ठीक है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सेव करो पहले इसको। तो डेमो लूप .py, ठीक है। मैंने एंटर की 5, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ 20। ये मेरी वैल्यू आ गई। 5 से 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम कितना है, 104, राइट। इसी को अगर मैं फॉर लूप से करती तो क्या होता, अब यहाँ पे मेरे को ये इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है ना। फिर मैं क्या लिखूँगी, फॉर आई इन रेंज a कॉमा, अब यहाँ पे मैं b + 1 लिखूँगी क्योंकि मेरे को b को इंक्लूड करना है, ठीक है। और स्टेप वैल्यू मेरी रहेगी, अच्छा नहीं स्टेप वैल्यू नहीं लगाएंगे, राइट। और कुछ तो नहीं करना मेरे को, मेरे ख्याल से करना है ये अपडेशन हटाना है। फॉर लूप में अपडेशन ऑटोमेटिकली होता है ना। चलिए एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फिर से वही वैल्यूज़ देती हूँ, 5 और एंडिंग वैल्यू मैंने शायद 20 दी थी। 5 और 20 के सारे इवन नंबर्स का सम क्या हुआ, 104। सो आई होप आपको लूप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, दोनों लूप्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।